हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसनी क्लासेज में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो कंटिन्यूस क्लास जैसनी क्लासेज पर अपलोड कर दी जा रही है, और इसी के बाद में हमने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी सोचा था। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी आपको अब डेली आपको अपलोड करा दी जाएगी जैसनी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखते हैं, इसमें आपको आपकी सुविधा के लिए हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ दिया है, ताकि आपकी जो हिंदी व्याकरण है वो भी आपको इसमें पता चल सके, ताकि आप ना कि इंग्लिश को देखकर आप डरें। क्योंकि जो 8, 9, 10th और जो 11th और 12th क्लास में जो अक्सर क्या होता है, इंग्लिश में क्या है, देखने से क्या होता है, इंग्लिश को देखकर ही क्या कर जाता है, जो कमज़ोर बच्चा होता है वो इंग्लिश ना समझकर हिंदी को समझने में उसे बेटर अच्छा लगता है। इसीलिए हमने उसी की ही मद्देनज़र रखते हुए इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमने सेम पैटर्न इसमें दिया है, ताकि आपको जो इंग्लिश वर्ड है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी को देखते हुए हम इसमें देखते हैं, तो व्हाट इज़ ग्रामर, तो व्याकरण क्या है। तो हम ग्रामर से समझ सकते हैं इसी। तो ग्रामर क्या होती है, व्याकरण, जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको व्याकरण बोलते हैं। तो आपको जो ग्रामर देखने को मिलती है ये आपको इंग्लिश में मिलती है, और व्याकरण है ये हिंदी में देखने को मिलती है, और सेम एज वेल जो भी है। और ये आपको संस्कृत सब जो इसमें भी आपको ये देखने को मिलती है। तो इसी में ही हम आगे चलते हैं। तो व्याकरण या फिर ग्रामर जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, तो वास्तव में ये किसी भाषा या प्रणाली ही है। लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में भी विस्तृत करते हैं, या फिर वास्तव में भाषा कोई नियम नहीं होता है। यदि हम नियम की बात करें तो सबसे पहले नियम बनते हैं, तो खेल की तरह भाषा भी, या भाषा की शुरुआत शायद इसी तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति के द्वारा या फिर दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं का आदान प्रदान है। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन्स फीलिंग्स होती है उसका जो हम ट्रांसफेरेबल बोल सकते हैं, इसका आदान प्रदान ये एक तरह से कह सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति यानी ईच अदर पर्सन, यानी एक दूसरे व्यक्ति से जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाती है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं व्याकरण ती है। तो वक्त में हम सब साथ ही शब्दों या फिर वाक्यांशों या फिर वाक्यों में लोग विकसित करते गए। तो इसे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग वाक्यों में इसे व्यक्त करते गए। तो आज हम भाषा को या फिर बोली के रूप में हम सभी भाषाएं समय के साथ क्या होती है, चेंजेबल होती रहती है, यानी बदलती रहती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वास्तव में क्या होती है, एक विशेष समय में एक भाषा का प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं कि ये समय के साथ में एक प्रतिबिंब या फिर मिरर इसे बोल सकते हैं। तो जो व्याकरण होती है ये वास्तव में किसी विशेष या समय के साथ में क्या होता है, भाषा में ये प्रतिबिंब माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है, तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि हमें भाषा को सीखने की अगर व्याकरण में अध्ययन की ज़रूरत है, तो हमारा जवाब क्या होगा इसमें, नहीं। क्योंकि दुनिया में कई लोग व्याकरण का अध्ययन किए बिना ही सरलता और निपुणता से बोलते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम क्या डायरेक्ट उसको व्याकरण सिखाते हैं, जो वो डायरेक्ट ऐसे बात करने लगता है, नहीं। क्योंकि वो एक परिवेश होता है कि इन्वायरमेंटल एक वातावरण होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा उसी समय के साथ उसमें बदलता जाता है। तो समय के साथ वो ग्रहण करना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मेरा जवाब होगा नहीं है, क्योंकि दुनिया में व्याकरण के अध्ययन के बिना ही सरलता और निपुणता से बोलते हैं। हमें ही ले लीजिए कि हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं, लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने को, तो शायद हमें पहले व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको हिंदी के अलावा और कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हुई और जैसे संस्कृत या फिर पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि इंग्लिश में आपको जब सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें सबसे पहले आपको उसको सीखने की आवश्यकता होती है। तो हम सरलता से सीखने में मदद करेंगे जब आपकी एक भाषा प्रणाली या फिर व्याकरण को समझते हैं, तो आप किसी व्यक्ति या फिर किताब के बिना ही समझ सकते हैं। तो हम इससे हम कह सकते हैं कि आपको व्याकरण सीखने के लिए किसी किताब या किसी व्यक्ति के बिना भी आप समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य।
तो सबसे पहले हमारे जैसे भी पंक्ति या फिर लाइन बोलते हैं या फिर वाक्य, तो वाक्य क्या होता है, एक शब्दों के समूह को ही हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द का निर्माण होता है, उससे पहले वर्ण का निर्माण होता है, देन उसके बाद शब्दों का निर्माण होता है, देन इसके बाद में वाक्य का निर्माण होता है। तो सबसे जो छोटी कड़ी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है, वर्ड, यानी ये, तो हम कह सकते हैं जनरली वी यूज वर्ड। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो सामान्यतः वी यूज वर्ड, जो शब्दों को हम यूज करते हैं या फिर बताते हैं इन ग्रुप्स, क्या में, समूह में। हम जिस शब्दों को बताते हैं समूह में, या फिर कह सकते हैं ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो हम शब्दों के समूह को, या फिर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो हमें क्या करता है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस से हम कह सकते हैं जिसका कोई मतलब निकले, या फिर हम कोई वाक्य को बोल रहे हैं तो उससे कोई मतलब निकले, तो हम कह सकते हैं कि विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो जिससे हमें सेंस निकले वो क्या कहता है, इज कॉल्ड सेंस है, सेंटेंस। तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो जनरली हम वास्तव में कह सकते हैं कि वी यूज वर्ड इन ग्रुप्स। तो समूह में जो शब्दों को हम यूज लेते हैं वो क्या कहलाता है, वाक्य, या फिर एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के समूह को भी हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं, ये विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो आपकी ये 3 लैंग्वेज है। आपको पूछे सेंटेंस तो आप जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, तो इज कॉल्ड क्या होता है, सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें हम पैटर्न ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी में किस प्रकार से आपका वाक्य क्या फिर या सेंटेंस का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो हिंदी में वाक्य या फिर रचना निम्न प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता। तो कर्ता क्या होता है, तो इंग्लिश में हम बात करते हैं कर्ता की, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम कर्म की बात करते हैं तो हिंदी में कर्म होता है, उसी प्रकार क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट होता है। और क्रिया क्या होती है, तो वर्ब। तो हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। तो इसमें देखते हैं जैसे झनकार, राम, श्याम, किसी पर्सन से या फिर थिंग्स ले सकते हैं, उसमें जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, एक तरह से उसका सब्जेक्ट एज ए यूज लेते हैं। तो हम सब्जेक्ट के तौर पर उसे यूज लेते सकते हैं। तो झंकार, तो झंकार क्या होता है, एक नाम होता है, उसे हम नाम के तौर पर ही इसमें सब्जेक्ट के रूप में काम लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हम कर सकते हैं कर्म। तो कर्म क्या होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, नहाना, या फिर और भी आपके जो डेली रूटीन में काम आने वाले जो हम कह सकते हैं, नहाना, खाना, सोना, तो ये क्या होता है, कर्म होता है। और जैसे क्रिया, जैसे खा रहा है, नहा रहा है, सो रहा है, तो ये क्या होती है, एक एक्टिविटीज होती है, ये क्रिया होती है। तो वो क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाने को क्या करता है, खाएगा ही। और नहाना है तो उसको नहाएगा ही, और वो सो रहा है तो वो सोएगा ही। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में। तो हम पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको पढ़ाने के प्रति हमारा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़े आपके प्रति। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे जुड़ते हैं या फिर जितने देखते हैं तो उससे हमारा क्या है, हमको भी इंटरेस्ट आता है, ताकि आपको और इंटरेस्ट के साथ में आपको पढ़ाने में और कुछ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब देखते हैं तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं या फिर वाक्य लिखते हैं। तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, तो हम इसमें देखते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। तो उसमें जब हिंदी में लिखते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसमें देखते हैं तो सब्जेक्ट इसमें क्या होएगा, तो झनकार इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया तो इज ईटिंग, तो वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो इज ईटिंग। और कर्म ऑब्जेक्ट में क्या होगा, द फूड, तो क्या, खाना। तो इसमें खाना जो है द फूड। तो इसमें हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, तो द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस हु, कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ में कौन या किसने का उत्तर बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्ता, या फिर क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो हम इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें झंकार। तो इसमें तो वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या करती है, हमें समथिंग्स, कुछ बताती है सब्जेक्ट के बारे में। तो हमें जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, तो उसके बारे में क्या करती है, बताती है। तो कार्य करना या फिर होया होना,
क्रिया कहलाता है। तो हम किसी क्रिया, जैसे हम इज ईटिंग, तो क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, हम क्रिया कर रहे हैं तो खाना खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देन इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो द जो ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट और whom। तो हम जिस प्रकार से सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी वाक्य में जो क्रिया के साथ में क्या या फिर किसने का उत्तर बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। तो जैसे द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट और whom, मतलब क्या और किसने, ये उत्तर बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इसी के बाद में हम आपको जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ईच सेंटेंस, जो प्रत्येक जो सेंटेंस जो वाक्य होता है यानी एज ए सब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से एक सब्जेक्ट होता है। और टू स्पीक अबाउट, तो हम जिसके बारे में हम बोलते हैं, या फिर एंड से और प्रिडिक्ट्स, यानी जिसके बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं, समथिंग अबाउट, उसके बारे में, द सब्जेक्ट। तो वो क्या, डेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सेंटेंस होते हैं उसके क्या होते हैं, टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, तो ए पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नॉन एज ए सब्जेक्ट, यानी ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, या एंड थिंग्स या फिर किसी वस्तु को लिख सकते हैं अबाउट के बारे में, विच समथिंग इज सेड, तो वो क्या जानकारी देना ही क्या कहलाता है हमारा, यानी नॉन एज सब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। ए व्यक्ति और या फिर थिंग्स यानी वस्तुएं अबाउट के बारे में बताती है, विच समथिंग सेड, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको ये जो हिंदी है मैं आपको बार बार में नहीं बोल के बताऊंगा, क्योंकि आपको जो हिंदी है वो खुद ही देखनी पड़ती है। तो मैंने आपके जो हेल्प के लिए इसमें हिंदी जो शब्द है उसका यूज लिया है, न कि मेरा आपको हिंदी भी व्याकरण लारे के लारे आपको तैयार करवाना, ये मेरा आपका इसमें पर्पस नहीं है। तो आप इसमें हिंदी शब्द यानी हिंदी की जो आपको ये वाक्य दिया गया है, ये आपको जिस प्रकार से इंग्लिश का जो ये पढ़ के लाइन आपको और हिंदी की जो लाइन है इसको पढ़ना ही आपका, ये आपको इसके बारे में बताने के लिए ही मैंने इसमें आपको ये हेल्प दी है। देन इसके बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो प्रिडिक्ट यानी प्रीडिकेट, तो समथिंग इज विच सैड अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कहे, यानी जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, तो कर्ता क्या है हमारा, तो वो जैसे एक पर्सन हो सकता है या फिर वस्तु हो सकती है, जिसके बारे में वो जानकारी देता है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और इस जिसके बारे में ये कुछ कहे तो वो क्या कहता है, प्रिडिक्ट यानी विधेय कहलाता है, यानी सब्जेक्ट इज प्रिडिकेट। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे झंकार, तो झंकार हमने क्या बोलता है, एज ए यूज, इसमें किसमें, इसके जो झंकार है इसको किसके रूप में हमने उपयोग लिया है, तो सब्जेक्ट के रूप में। तो झंकार क्या है, एक पर्सन है, तो हमें पर्सन या फिर थिंग्स होती है वो क्या कहलाती है, वो सब्जेक्ट के रूप में हमें काम ले दी जाती है। इसी प्रकार हम इज ईटिंग द फूड, तो वह खाना खा रहा है, तो वो क्या होता है, इसमें प्रिडिक्ट यानी विधेय ये बता रहा है, तो ये खान खा रहा है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इज ईटिंग द फूड, तो भोजन कौन खा रहा है, तो सब्जेक्ट यानी झंकार भोजन खा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब प्रिडिकेट है वो इज ईटिंग द फूड और सब्जेक्ट है इसमें झंकार हो जाएगा। तो जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स, तो हम कह सकते हैं इसके टाइप्स ऑफ की बात करते हैं, तो हम सेंटेंस के हम टाइप्स की बात करते हैं, तो ये जनरली सेंटेंस आर 5 टाइप्स यानी 5 प्रकार के ये होते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस है, और जो सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस, और जो आपको फोर्थ है इसमें वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ है वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको इसके बारे में एक एक के बारे में विस्तृत से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे असर्वेटिव सेंटेंस यानी निश्चयात्मक वाक्य। तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर सेंटेंस, यानी हमें जिस वाक्य में साधारण रूप से कोई बात या फिर कथन कहे
यानी स्टेटमेंट, किसी बात का स्टेटमेंट, या फिर डिक्लेरेशन यानी कथन कहे तो वो क्या कहलाता है, वो निश्चयात्मक वाक्य कहलाता है, असर्टेटिव वाक्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, तो हम जो असर्ट जो सेंटेंस है ये टू प्रकार का होता है, मतलब टू टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, और एक होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होता है ए सेंटेंस विच, मतलब एक सेंटेंस यानी वाक्य होता है जिसमें स्टेट यानी स्टेट शेयरिंग और समथिंग्स विच सोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें जिस वाक्य में स्वीकार करने योग्य, जो स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो, जैसे किसी क्लास में जैसे कोई बच्चा होशियार है तो ये जिसे हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट, तो उस क्लास में अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है और उससे हम कह रहे हैं इंटेलिजेंट, तो वो नेगेटिव में चल जाएगा। लेकिन वो इंटेलिजेंट है और हम कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये स्वीकार करने योग्य क्या होता है, कथन होता है। तो ये क्या होता है, वे वाक्य जिनमें स्वीकार करने योग्य कथन होता है वो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। देन इसके बाद में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे झंकार एक होशियार लड़का है, तो झंकार इज एन इंटेलिजेंट वॉइस। तो एक लड़के के लिए कह रहा है, इसलिए एन इंटेलिजेंट वॉइस। तो झंकार कैसा है, तो झंकार इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो एक्टिविटीज है, मतलब ये होशियार लड़का है, तो ये क्या बता रही है, ये स्वीकार करने योग्य ये कथन है, इसीलिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इसे रखा गया है। देन इसके बाद में हम सेकंड इसमें देखते हैं। तो इसी प्रकार आप ले सकते हैं, झंकार की जगह पर आप राम रख सकते हो, श्याम रख सकते हो, अपना खुद का स्वयं का नाम भी आप इसमें रख सकते हो। आप कहेंगे कि इसमें झंकार ही क्यों काम में लिया है, तो आप किसी का भी पर्टिकुलर यहाँ पर या फिर किसी वस्तु का भी नाम आप रख सकते हो। तो इसमें आपको ए पर्सन्स या फिर थिंग्स अबाउट के बारे में बताना, तो इसके बारे में भी आप रख सकते हो। सेकंड देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो ये सेंटेंस मतलब एक वाक्य विच जो बताता है स्टेट्स समथिंग्स विच शोज डिनायल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं, नकारात्मक शब्द कहलाते हैं। तो डिनायल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देख सकते हैं हम, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, तो इसमें जो नहीं लगा है वो क्या है, एक नकारात्मक वाक्य है, मतलब नहीं है। तो सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट वॉइस, इसमें आप श्याम भी रख सकते हो, तो श्याम इज नॉट एन इंटेलिजेंट वॉइस, राम इज नॉट एन इंटेलिजेंट वॉइस, तो आप इसमें रख सकते हैं। तो इसमें नहीं है, तो मतलब यही क्या होता है, जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसमें नहीं है वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स है, इसीलिए ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में ये आपके चला जाएगा। तो सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट वॉइस, तो सुनील एक अच्छा यानी होशियार लड़का नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें आप नो भी कह सकते हैं, सुनील एक अच्छा लड़का नहीं है, तो सुनील इज नॉट एन गुड वॉइस, या फिर देन इसके बाद में हम सेकंड की बात करते हैं सेंटेंस में। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या बताता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह में हम कह सकते हैं, तो इनकी जो पहचान होती है, हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई इन्हें कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले इनमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस के लास्ट में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, तो उससे हम कह सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके बारे में हम ये किस प्रकार से ये बताता है, तो ए सेंटेंस विच आस्क, तो हम इस वाक्य के बारे में पूछते हैं, तो क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चंस, तो हम इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग, तो उसके बारे में हम इंक्वायरीज करते हैं, अबाउट समथिंग इज कॉल्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वाक्य होते हैं इसमें क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर किसी के बारे में खोज करें, या फिर डिस्कवरी ऑफ, तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग्स इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इसके बाद में हम देखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स या फिर ऑफ टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट होता है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो क्या करता है, जो सेंटेंस होता है स्टार्टिंग विथ क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब कह सकते हैं सहायक क्रिया के साथ जो प्रारंभ होने वाले जो वाक्यों का उत्तर हो या तो हाँ या फिर ना में आता हो। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है। तो जैसे क्या शब्द है इसमें, क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से ये। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है, जैसे क्या, क्यों, कहीं, ये जो आगे जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस होता है उसके जो पहले लग जाता है वही क्या कहलाता है। तो क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉयज। क्या राम पढ़ रहा होगा, तो इसमें राम के बारे में क्या, राम पढ़ रहा होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, पढ़ रहा होगा। इसमें अनुमान, ओनली अनुमान लगाया जा रहा है। तो विल राम बी रीडिंग, तो क्या राम पढ़ रहा होगा, तो इसके जो सेंटेंस होगा वो विल राम बी रीडिंग। तो हम देन इसके बाद में जो सेकंड इसका जो पार्ट्स होता है वो देखते हैं। तो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, तो इसमें जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसमें देखते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्दों के प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तुम्हारा अध्यापक कौन है। तो उसमें तो सबसे पहले लग रहा था क्यों क्या, इसमें क्या आएगा, तुम्हारा अध्यापक कौन है। तो क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं हु इज योर हेडमास्टर्स, कि तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। इसी प्रकार इसमें कह सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम्स, योर नेम, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होते हैं, इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस होते हैं। देन इसके बाद में हम थर्ड देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें आज्ञा सूचक, जिसमें क्या होती है, हमें आज्ञा लेनी होती है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, तो इसमें आदेश को बताया जाता है। एडवाइस यानी सलाह देना, सजेशन यानी सुझाव देना, या फिर प्रोहिबिशन या फिर रिक्वेस्ट यानी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो इज कॉल्ड क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव या फिर प्रार्थना आदि को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ आइए, तो इसमें क्या दिया जा रहा है, हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो कम हेयर, तो हम इसमें क्या हो रहा है, हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो आज्ञा सूचक वाक्य होता है, इसमें यहाँ आइए, तो इसमें ऑर्डर बता रहा है आपको, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कृपया दरवाजा बंद कीजिए, तो प्लीज शट द डोर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धूम्रपान मत कीजिए, तो प्रोहिबिशन है इसमें, यानी डोंट स्मोक, मतलब धूम्रपान मत कीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं और देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य है। इसमें ए सेंटेंस विच शोज ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नॉन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, इच्छा, प्रार्थना या फिर शुभकामनाएं आदि दर्शाते हो, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश ऑब्लिक में प्रारंभ होते हैं, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं मे आई कमिंग, तो इसमें क्या होता है, मैं अंदर आ जाऊं, तो मे आई कमिंग, इस प्रकार से इसमें ये वाक्य जो स्टार्ट होते हैं या फिर विश से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे आपकी यात्रा सुखद हो या फिर मंगलमय हो, तो विश यू हैप्पी जर्नी, तो इसमें क्या कहा जाता है आपको, ब्लिसिंग। इसी प्रकार आपका भाग्योदय हो, तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक, इसमें भी आपको ब्लिसिंग। इसी प्रकार भगवान आपको लंबी आयु दे, तो इसमें एक विश है, तो वो विश पूरी की जा रही है, तो मे यू लाइव लॉन्ग, तो आप लंबी उम्र आप जिए, या फिर आप भगवान यानी भगवान आपको लंबी आयु दे, तो मे यू लिव लॉन्ग।
भगवान आपकी मदद करे तो मे गॉड हेल्प यू। तो इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपकी मदद करे तो मे गॉड हेल्प यू। तो मैं से जो प्रारंभ होने वाले जो कामना सूचक वाक्य है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, विस्मोदिक चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार आपका फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मोदिक बोधक वाक्य है। तो आपको आज की जो फर्स्ट क्लास है आपको इतना ही आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आपको ये फिफ्थ जो सेंटेंस का जो टाइप्स है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशंस थॉट सडन फीलिंग्स इज माइंड इज नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे जो वाक्य है अचानक आए हुए विचारों से यानी हमारी मानसिक जो फीलिंग्स होती है उनको इसमें व्यक्त किया जाता है यानी प्रकट किए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें जैसे वाह वाह, जैसे किसी को देखते हैं वाह वाह, तो ये क्या होता है, जैसे इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है हुर्रा। तो इसके बाद में हम विस्मयोदिक चिन्ह लगाते हैं और इसके बाद में देखते हैं हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो जैसे ही हम किसी प्रकार जब कहाँ पर होते हैं तो हम एक्साइटेड होके क्या कहते हैं, वाह वाह, जैसे हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। तो हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, तो आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। इसी प्रकार ओ अनिल यहाँ है, तो अनिल इज हेयर। ओ हो ऑफ यानी अलास, उड़ीसा में कई लोग मरे। तो मैनी पीपल्स डाइज इन ओडिशा। जो अभी हाल ही में जो आपको ओडिशा जो बालासोर ट्रेन हादसे में जो कई पब्लिक इंसल्ट हुई है और कई भी खत्म हुए हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर ऑफ अलास उड़ीसा में कई लोग मरे। तो मैनी पीपल्स डाइड इन ओडिशा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही आपको कम बैक सून जय सैनिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।